तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी स्पिरिचुअल जर्नी मेरी लाइफ में एक अचानक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैंने पहले खुद कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में अपने आप कुछ डिवाइन थॉट्स, मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ विजडम, कुछ चीज़ें अपने आप आने लगी और वो प्रैक्टिस अपने आप स्टार्ट हो गई। तो मेरी लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, ये ऑल ऑफ सडन हुई, बिना किसी प्लानिंग के हुई। मैं अपने पहले लाइफ में कभी रेगुलरली मंदिर नहीं जाता था। दिल्ली से बाहर के तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं दिल्ली के अंदर जो मंदिर हैं अच्छे अच्छे, जैसे सीपी में हनुमान जी का मंदिर है, और चांदनी चौक में शिव जी का मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर, तो मैं कभी नहीं गया वहाँ पे। तो यहाँ से मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपने डीप मेडिटेशन किया तो क्या आपको कर्म के बारे में रियलाइज़ हुआ? तो बेसिकली डीप मेडिटेशन में होता ये है कि आप खुद से ज़्यादा जुड़ जाते हैं जी। तो आप जो बाहर आपके अराउंड चारों तरफ सोसाइटी में हो रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप उससे अनकनेक्टेड हो जाते हो और आप खुद को फील करते हो ज़्यादा एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल एंटिटी। हेलो, मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को हम समझते हैं कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ना पड़ता है, हमें हमारे कनेक्शंस से डिटैचमेंट हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आई बिलीव कि हम सब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हैं, बस हमें उस अवेयरनेस में आना है, उस रियलाइजेशन में आना है। आज के जो मेरे गेस्ट जुड़े हैं वो एक क्रिमिनल एडवोकेट हैं, 20 ईयर्स से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो एक ऐसे प्रोफेशन में होते हुए भी जहाँ बहुत ही रिजिडिटी, बहुत ही स्ट्रिक्टनेस है, बहुत ही डिसिप्लिन है, वहाँ पे वो स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी ने उनके प्रोफेशन में उनकी हेल्प की है। तो आज हमने यही डिस्कस किया है कि कैसे स्पिरिचुअलिटी, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है, कैसे आप जो भी चाहें लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या की है, कैसे ध्यान आपको हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में लेकर जाता है। पर कैच ये है कि हमें उस अवेयरनेस में आना है। तो उस अवेयरनेस में कैसे आए, आज हमने वही बात की है। साथ ही साथ हमने लाइफ के पर्पस की बात की है, गॉडली कॉन्शियसनेस की बात की है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की बात की है। तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको आज के इस पॉडकास्ट में, क्योंकि ये सारे आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं। और मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे गेस्ट का, शरद बंसल जी का। शरद सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने आज कहा इंट्रोडक्शन में, बहुत ही यूनिक टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। देखिए, लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे बहुत ही स्ट्रिक्ट, रिजिड माना जाता है, बहुत ही डिसिप्लिन, और वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का मिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप इन दोनों को कैसे बैलेंस करके चलते हैं, जो रिजिडिटी है लॉ की और जो स्पिरिचुअलिटी का कामनेस है। हम बहुत कम लॉयर्स से मिलते हैं जो स्पिरिचुअल आपको मिलेंगे। एक्चुअली क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि स्पिरिचुअलिटी एक ओवरऑल आपको कोड ऑफ कंडक्ट देता है, आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आप किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस में हैं। स्पिरिचुअलिटी से आपको पता लगता है कि आपको डे टू डे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, लोगों से कैसे मिलना है, कैसे बातचीत करनी है, अपने प्रोफेशन में लोगों की कैसे हेल्प करनी है, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो उसी क्लैरिटी को ऑब्टेन करके जो मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से मिलती है, उसको मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करता हूँ, एडवोकेसी वाली लाइफ में। तो वो इस तरह से बैलेंस बन पाता है, मेरी चीज़ें और बेहतर हो पाती हैं उस क्लैरिटी की वजह से। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी स्पिरिचुअल जर्नी मेरी लाइफ में एक अचानक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैंने पहले खुद कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो मेरी वाइफ जो है वो शिवा डिवोटी है, तो उन्होंने एक बार प्लान बनाया कि उनको काशी जाना है मंदिर दर्शन करने। शिव जी का जो मेन मंदिर है वहाँ पे, काशी विश्वनाथ। तो पता नहीं कैसे मैं जाता नहीं था साथ में, वो अकेले ही जाती थी, बट मेरे दिमाग में आया अचानक ऐसे कि मेरे को भी जाना चाहिए। और एक थॉट ये आया कि वहाँ पे काल भैरव का मंदिर भी है, तो वहाँ भी जाना चाहिए साथ में। तो मैंने प्लान किया, मैं वहाँ गया, और जैसे ही मैं वहाँ गया और वहाँ से दिल्ली वापस आया, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में अपने आप कुछ डिवाइन थॉट्स, मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ विजडम, कुछ चीज़ें अपने आप आने लगी और वो प्रैक्टिस अपने आप स्टार्ट हो गई।
तो मेरी लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, ये ऑल ऑफ सडन हुई, बिना किसी प्लानिंग के हुई। मैं अपने पहले लाइफ में कभी रेगुलरली मंदिर नहीं जाता था। दिल्ली से बाहर के तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं दिल्ली के अंदर जो मंदिर हैं अच्छे अच्छे, जैसे सीपी में हनुमान जी का मंदिर है, यस, और चांदनी चौक में शिव जी का मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर, तो मैं कभी नहीं गया वहां पे। एक बार अचानक ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में थॉट आया कि काल भैरव मंदिर मुझे काशी विश्वनाथ जाना चाहिए। और उसका भी रीजन ये है कि एक मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही, मैंने उनको शौकिया अपनी जो जन्म पत्री है वो दिखाई, और उन्होंने वो देख के बस इतना बोला था कि काल भैरव जो देवता हैं वो आपके लिए रेलेवेंट है। उन्होंने बस इतना बोला था, और पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में थॉट आया कि मेरे को जाना चाहिए काशी विश्वनाथ, और मेरी वाइफ भी जाना चाहती थी वहां पे। तो काल भैरव मंदिर में गया, और बस वहां जाते ही मेरे को एक अजीब सा एनर्जी का फील हुआ, और दिल्ली आके मेरी स्पिरिचुअल जर्नी उस एनर्जी की वजह से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। मतलब मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया, ऐसा लगता था कि कुछ डिवाइन कनेक्शन है, कुछ पुराना कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये शायद ऑटोमेटिकली हो गई। तो शुरू में तो मेरे को लगता था कि कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ मेरे साथ एबनॉर्मल हो रहा है, क्या ये सबके साथ होता है जो इस जर्नी पे है, क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में पहले पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था, समझा नहीं था। लेकिन जब ये स्टार्ट हुई, इसके बाद जो एक्सपीरियंसेस आने शुरू हुए, तो फिर मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की, रिसर्च करने की कोशिश की, तो पता लगा कि ये एक्चुअल में बहुत डीप स्पिरिचुअल जर्नी है। जो आपने कहा कि बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए, अनुभूतियाँ हुई, उनके बारे में मैं थोड़ा और जानना चाहूँगी। आपने कहा कि आपने मुझे ऑफ द कैमरा भी बताया था कि आप 3-3, 4-4 घंटे मेडिटेशन करने लग गए। उन एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहूँगी, और स्पेशली ये हमारी उन ऑडियंस के लिए है जो आपकी तरह ही स्पिरिचुअलिटी से इंट्रोड्यूस हुए एक समय पर, और वो भी अपने एक्सपीरियंसेस को नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, जब मैंने शुरू में मेडिटेशन करनी स्टार्ट की, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मेरे डेली रूटीन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मेरी बॉडी फिजिकल जो बायोलॉजिकल बॉडी है वो कुछ बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है। मतलब जैसे कि जो सीजनल डिजीजेस पहले होते थे, जैसे सर्दी जुकाम मौसम बदलने में हो ही जाता है, तो वो मुझे होने बंद हो गए। मेरी डायबिटीज रहती थी, थोड़ी शुगर हाई रहती थी, वो मेरी नॉर्मल हो गई बिल्कुल। फिर मेरा मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो काफ़ी ठीक हो गया, तो मैं हेल्दी भी अपने आप को महसूस करने लगा। तो ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो लगता है अपने अंदर, खुद के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस, जो पहला एडवांटेज होता है। इसके अलावा दूसरा एक्सपीरियंस जो होना शुरू होता है वो ये है कि आपको बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलती है मेडिटेशन करने के बाद में। और उसके बाद में आप अगर किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी इतनी आती है उस पूरी चीज़ के बारे में जो आपको पहले नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं डिनर करने किसी रेस्टोरेंट गया मेडिटेशन करने के बाद, तो अब वो रेस्टोरेंट को मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूं, तो वो मेरा परसेप्शन, मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंज हो गया। मतलब अब मुझे वो सारा कुछ जो सिस्टम है, एस्टेब्लिशमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, वहां लोग काम कर रहे हैं, किचन में कुछ बन रहा होगा, कैसे लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कैसे अकाउंटेंट बिलिंग कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा मुझे इतना क्लैरिटी के साथ नजर आने लगा कि जो मैं शब्दों में थोड़ा सा उसको बताना मुश्किल है, क्योंकि इट इज एन एक्सपीरियंस। तो ये दूसरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया, इंट्यूशन और मेंटल क्लैरिटी का। पहला मैंने बताया फिजिकल, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस लगते हैं आपको। इसके बाद में ये जो क्लैरिटी का लेवल है ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर आप अपने जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड भी हैं, आप उसको बहुत सही तरह धीरे धीरे करने लगते हो, क्योंकि उस क्लैरिटी की वजह से आपको पता होता है पहले ही कि मेरे करने से क्या इफेक्ट होगा और नहीं करने से क्या इफेक्ट होगा। तो आप इवेल्युएट बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो आपकी लाइफ में हर चीज, आपके रिलेशन, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके पर्सनल हॉबीज को परस्यू करना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो एक हर आदमी अपनी ह्यूमन लाइफ में एक्सपीरियंस करता ही है, तो वो सब बेहतर होता जाता है, बेटर होता जाता है उस क्लैरिटी की वजह से। और ये शुरुआत होती है, मतलब ये सब कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। मतलब आप डीप मेडिटेशन करते रहेंगे तो फिर आपको और भी ज्यादा गहरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। थोड़ा उन और गहरे एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बताइए, बिकॉज आई एम श्योर जब एक साधक एक लेवल पर पहुंच जाता है तो उसकी लाइफ एक 360 पलट लेती है। मैं मानती हूँ, जैसा कि ये भी बहुत लोग कहते हैं कि अगर कोई साधक है तो आप उसकी कुंडली मत पढ़िए, क्योंकि कोई प्लैनेट उसे कंट्रोल नहीं कर रहा, वो अपनी
फ्री विल से अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ से मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपने डीप मेडिटेशन किया तो क्या आपको कर्म के बारे में रियलाइज़ हुआ, क्या आपको पास्ट लाइफ्स के बारे में रियलाइज़ हुआ? क्योंकि आपने मुझे ऑफ द कैमरा कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी बताए कि मेडिटेशन आपको आपकी पास्ट लाइफ्स में भी टैप करवा सकती है अगर आप उस लेवल पर हैं। सो बेसिकली डीप मेडिटेशन में होता यह है कि आप खुद से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जी। तो आप जो बाहर आपके अराउंड चारों तरफ सोसाइटी में हो रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप उससे अनकनेक्टेड हो जाते हो और आप खुद को फील करते हो ज़्यादा एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल एंटिटी। तो जब आप खुद को फील करते हो तो ये नेचुरल है, आप इस बारे में सोचने लगते हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस वर्ल्ड में, मेरा क्या पर्पज़ है, क्यों और लोग आए हैं। तो आप उस पर्सपेक्टिव से जब चीज़ों को देखने लगते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि मेरा आने का एक स्पेसिफिक पर्पज़ होगा। जब आप डीप मेडिटेशन में होते हैं तो आप खुद से कनेक्ट हो पाते हैं, आपको अपनी इंडिविजुअल एंटिटी का पता चलता है, क्योंकि अब आप बाहर के शोर से डिस्कनेक्टेड हैं। Yes. आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल कैसे बिहेव कर रहा है, कल किसी ने क्या कह दिया था, कल क्या होगा, वो सारी चीज़ें, शोरगुल बंद हो जाता है दिमाग में। तो जब एकदम आप जीरो पे होते हैं, थॉटलेस होते हैं, उस स्टेट पे जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं तो आपको ये रियलाइज होता है कि भाई सबसे पहली बात तो ये कि ये लाइफ है, ये लाइफ प्रेशियस है और इसका एक लिमिटेड टाइम है। आप ऐसा नहीं है कि हमेशा चलते रहेंगे लाइफ में, एक समय है जब सबको जाना है। ये रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी हम लोग देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम लोग याद नहीं करते इस बात को। तो जब ये एक्सपीरियंस होता है फिर इसके बाद में ये होता है कि ये कम समय है, लिमिटेड समय है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। भाई मैं आया हूं एक स्पेसिफिक पर्पस से इस दुनिया में, तो कोई तो कुछ होगा जो मेरे लिए बना होगा या मुझे अच्छा करना चाहिए। तो फिर आपके अंदर वो विचार आते हैं जो अच्छे विचार होते हैं, जो आपकी अच्छी इंटेंशन को और ज्यादा बेसिकली इंटेंसिफाई करते हैं। उसके बेसिस पे जो अब आपके कर्म होते हैं, जैसा आपने पूछा कर्म से कैसे रिलेट करते हैं, वो कर्म आपके हर स्फेयर ऑफ लाइफ में बेटर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। जिसमें एक स्पिरिचुअल आदमी को स्पिरिचुअल जर्नी पे जो है, या मैं तो बोलूंगा जो नहीं भी है, सभी लोग जो इस दुनिया में आए हैं उनको अच्छा करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव बनाना चाहिए जो दूसरों की मदद हो। तो वो सारे चीजें जो हैं वो अच्छे से अलाइन हो जाती हैं आपके थॉट के साथ, और ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वो ऑटोमेटिकली आपके मन में आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज, विचार वो आते हैं, फिर आप उस पर कर्म करते हो और वो कर्म जो है वो सेल्फलेस होता है। वो ऑटोमेटिकली इम्बाइब हो जाती है फीलिंग कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरा तो क्या है, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं तो एक दिन मैं आया हूं और एक दिन चला जाऊंगा, जैसे सब लोग जानते हैं। बट मैंने स्पेशल क्या किया, मैं लोगों के काम कैसे आया। Exactly. तो ये जो फीलिंग्स हैं ये नेचुरली आती हैं, और इसके परसुएंट जो एक्शंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। फिर सर आपने कहा कि विचार आते हैं, उन विचारों के लिए आई बिलीव कि अवेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ पे मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि दो लोग हैं, एक के अंदर ये विचार है कि मुझे लाइफ में ग्रो करना है, मुझे दुनिया की हेल्प करनी है, मुझे इस समाज को कुछ देकर जाना है। दूसरा इंसान है जो अपनी स्ट्रगल्स में ही फंसा हुआ है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है लोगों की सोच में, लोगों के एवोल्यूशन में? इसके पीछे रीजन है कि लोगों के माइंड जो है वो कंडीशनड हैं। वो अपने लाइफ में जो भी करते हैं, सोचते हैं, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड होके करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि रेडियो है या ट्रांजिस्टर है, अगर आप उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर दें तो फिर वो उसी रेडियो स्टेशन से फ्रीक्वेंसी पकड़ के और आउटपुट देगा। लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया जाए तो फिर उसका आउटपुट अलग हो सकता है। तो एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग भी ऑलरेडी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप इसको और समझने के लिए आपने सुना होगा जैसे डॉग है या कोई और जानवर है, उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जो उसकी सूंघने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी कैपेबिलिटीज है, देखने की है, इसी तरह अलग अलग बर्ड्स भी हैं, वो अलग हैं, ह्यूमन से अलग हैं। ठीक है, तो ह्यूमन माइंड जो है एज अ ह्यूमन बीइंग आप हायर फ्रीक्वेंसी पे जा सकते हैं, आप उस पे ट्यून हो सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी से। लेकिन
सवाल ये है, आज आप इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं जिससे कि आपको हायर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होने का मौका मिले। अगर आप उस तरफ जाएंगे, उस तरफ सोचेंगे, तो आप पक्का हायर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो सकते हैं। उसका एक तरीका तो मेडिटेशन है, दूसरा तरीका ऑब्जर्वेशन या अवेयरनेस भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन ही करें डीप, क्योंकि डीप मेडिटेशन करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। ये एक जर्नी है जो मेरा मानना है एक ब्लेसिंग ऑफ गॉड की वजह से ऑटोमेटिकली होती है। तो आप कोई बहुत ज्यादा कोशिश करके, प्रयास करके करने की कोशिश करें डीप मेडिटेशन, तो वो अनलाइकली है, मेरे हिसाब से वो हो नहीं सकता। बट वो अवेयरनेस लोगों में फिर आती क्यों नहीं है? अगर आप उस दिशा में सोचने लगें, देखने लगें चीजों को, नजरिया बदलने से अवेयरनेस पे फर्क पड़ता है। अवेयरनेस का जो मैं बोल रहा हूं उसका सीधा संबंध है नजरिए से, यानी कि परसेप्शन से। आप किस नजरिए से चीजों को देखते हैं वो आपके हाथ में है। और अगर आप सही परसेप्शन या नजरिए से चीजों को देखेंगे तो आपको सही विचार आएंगे। अगर आप गलत नजरिए से देखेंगे तो गलत विचार आएंगे। ये नेचुरल है। जैसे एक क्रिमिनल जो है वो ऑफेंस कमिट करता है, किसी को मारता है, गोली चलाता है, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है? एक नॉर्मल आदमी मेरे आपके जैसा तो ऐसा नहीं करेगा। तो क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि उसके पास वही विचार है, वही फ्रीक्वेंसी है जो नेगेटिव है, उसी हिसाब से उसके कर्म होते हैं। एक दूसरा आदमी जो भलाई का ही काम करता है, जिसके अच्छा काम करने से लोगों को भला होता है और इस वजह से वो आदमी भी सुखी है, उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो दोनों लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड हैं। आप कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे चीजों को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि इस बात का कनेक्शन डिवाइन भी है, कुछ नेचुरल फोर्सेस होती हैं, मिस्टिकल फोर्सेस होती हैं, जिनसे ये गवर्न होता है कि आप क्या करेंगे। क्योंकि जब भी आप कुछ कर्म करते हैं तो उसके पहले एक विचार आता है। विचार के बिना कर्म नहीं हो सकता। पहले कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, और क्या सोचेंगे वो आपके बस में नहीं है आना, वो ऑटोमेटिकली होता है। वो हमारे Because प्रारब्ध of के बेसिस पे होता है कहीं ना कहीं। पास्ट कर्म के बेसिस पे होता है, जो आपके ग्रह नक्षत्र की प्लेसमेंट है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, वो उसके हिसाब से प्री डिटरमाइंड होता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं या आप अवेयर होना शुरू हो जाएं, ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, प्रेजेंट मोमेंट को रियलाइज करें, तो जो ग्रह नक्षत्र की फोर्सेस की वजह से जो विचार आ रहे हैं वो ना आके रैंडमली, अब वो आएंगे जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। तो यहां पे आप चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ अपना नजरिया बदलने से। मेरा मानना ऐसा है कि नजरिया, परसेप्शन ही सब कुछ है। ये एक मेन चीज है जो किसी भी व्यक्ति की स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे ज्यादा मैटर करती है। वो है उसका देखने का तरीका, परसेप्शन। अब वो देखने का तरीका चीज के लिए भी हो सकता है, किसी इंसान के लिए भी हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, किसी ड्रीम के लिए हो सकता है, किसी रिलेशन के लिए हो सकता है, किसी बिजनेस के लिए हो सकता है। तो ये अलग अलग बातें हैं, लेकिन डिपेंड सब कुछ परसेप्शन पे ही करता है। सर, जैसा आपने कहा कि सब परसेप्शन की बात है, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि उन्हें ये मनुष्य देह त्यागने के बाद मोक्ष मिलेगा, भगवान मिलेंगे। कुछ बिलीव करते हैं कि वो जीते जीते मोक्ष की स्टेट में जी रहे हैं, एक लिबरेशन की स्टेट, एक ऐसी खुशी जो कंसिस्टेंट है, कोई दुख नहीं है। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो परसेप्शन है लाइफ को ऐसे जीने का, इस पे मैं थोड़ा और जानना चाहूँगी, और वो भी इसलिए क्योंकि ये हमें एक स्ट्रगल लेस लाइफ देता है। अब जब मैं परसेप्शन की बात जो मैंने की, उसके लिए मैं यहां पे जिक्र करना चाहता हूं शंकराचार्य जी का, जिन्होंने अद्वैत वेदांता और अहम ब्रह्मास्मि वाली बात की थी। उसको आसान भाषा में समझ लीजिए क्या होता है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब यह है कि मैं ही ब्रह्म हूं। इसका मतलब यह है कि जो मेरा नजरिया है, जैसे मैं चीजों को देखता हूं, वही सत्य है, वही सच है, वही हो जाता है। अद्वैत वेदांत का मतलब यह है कि देयर इज नो टू, देयर इज ओनली वन। देयर इज एंटायर यूनिवर्स में जो फोर्स है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो एक ही है और आप उसका पार्ट हैं। इसीलिए आप ब्रह्म का स्वरूप हैं, ब्रह्म का अंश आपके अंदर है। वो सुप्रीम जो कॉन्शियसनेस है उसका अंश आपके अंदर है, तो आप अहम ब्रह्मास्मि हो गए। और अद्वैत वेदांता का मतलब यह है कि आप खुद को दूसरों से अलग ना समझें। इसका एग्जाम्पल यह है आसान भाषा में समझने के लिए कि
हम डे टू डे लाइफ में ये देखते हैं कि सामने वाला दूसरा व्यक्ति है, सामने वाला दूसरा पेड़ है, सामने वाला दूसरा जानवर है या बर्ड है, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं हम उसको देखते हैं हमारे अराउंड चारों तरफ कि वो कोई दूसरा है, जबकि उस वक्त हमारा नजरिया ये नहीं होता देखने का कि ये जो सारी चीजें बनी हुई हैं, जो ये फंक्शन कर रही हैं अपने आप, पेड़ पे फल अपने आप उग रहा है, प्लांट में फूल अपने आप उग रहा है, रूट्स जो है ट्री की वो अपने आप पानी की तरफ बढ़ती हैं, सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली चल रहा है। आप बीमार भी होते हैं तो आप कुछ नहीं करते, आपके अंदर के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो अपने आप फाइट करते हैं फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस से, और आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप कॉन्शियसली किसी को कमांड नहीं देते। तो जो गॉड की पावर है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली चलाती है। ये तो हमको पता है, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में ये भूल जाते हैं कि हम भी तो इसी सिस्टम का पार्ट हैं सारा। हम खुद भी तो इसी में ही समाहित हैं, इसी में तो हैं बीच में। जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, फ्लोट कर रही है एयर में, हम उस पे हैं और हम भी तो फ्लोट कर रहे हैं। हमारा कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, हम इसी अस्तित्व के अंदर हैं। तो ये होता है अद्वैत वेदांता या वननेस की फीलिंग। जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो आपको ये फीलिंग अपने आप आती है, आप महसूस करते हो। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आप अपनी आइडेंटिटी को रिलेट कर पाते हो खुद से, आप देख पाते हो, आप ये सोच पाते हो कि मेरे पास तो लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड समय है, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं। तो ये सारी चीजें वहां से कनेक्ट होती हैं और एंड में आप इस जर्नी पे जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जहां आपके अंदर मैं या अहंकार का भाव खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता इस दुनिया का कि कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। आप जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं लोगों के लिए अच्छा, क्योंकि आप उस जर्नी पे हैं तो आपकी ट्रू इंटेंशंस, अच्छी इंटेंशन नेचुरली इनवाइब हो चुकी हैं आपके अंदर, वो आपको सही कर्म की ओर ले जाती हैं और आप परवाह करना छोड़ देते हो, आप फ्री महसूस करते हो। तो ये आगे के एक्सपीरियंसेस हैं। क्या आपको लगता है डीप मेडिटेशन से और इस टाइप के ध्यान में जाने से हम हमारी कार्मिक क्लियरेंस भी कर सकते हैं? मतलब जो बड़े से बड़ा कर्म हमें फेस करना है वो भी हम कट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर आप अपने पुराने जो कर्म हैं, पुराने जीवन के और कई पीढ़ियों के, पिछले कई जन्मों के आपने जो भी कर्म किए हैं, तो वो सारे आपके साथ आगे तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और वो आप ही तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, बल्कि वो आपके जो आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर भी असर होता है उसका। उसको आप खत्म कर सकते हो। उसको आप खत्म कैसे कर सकते हो? उसका एक तरीका है जो गीता में भी लिखा हुआ है और हमारे वेद पुराण भी इसी बात को कहते हैं कि आप अब अचानक से ये सोचना शुरू कर दें कि मैं पुरानी किसी बात से बंधूंगा नहीं। मतलब ये कि एक कभी किसी ने कोई कर्म किया है, मतलब पुराने जन्म का तो अब किसी को पता नहीं है, तो मैं आपको एग्जाम्पल जो दे रहा हूं वो इस लाइफ का दे रहा हूं, आप ही की लाइफ का दे रहा हूं। जैसे हमारी लाइफ में हमने 2 साल पहले कुछ किया और जिसके लिए हमारे मन में गिल्ट है या शेम है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो अगर आप एक ऐसी मानसिक स्थिति में आ पाए कि आप वो पुराना किया हुआ सब भूल जाएं, आप ये सोचें कि मैं आगे अब अच्छा करूंगा, अब अच्छा करूंगा, लोगों का भला हो जिससे, या उससे कुछ प्रैक्टिकल एडवांटेज हो, तो वो नेचुरली बैलेंस हो जाएगा। फिर आपको पुरानी चीजें आगे तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, आपको वो परेशान नहीं करेंगी। लेकिन आपको अपने माइंड में वो क्लैरिटी चाहिए, एकदम इरेज, मतलब डिलीट मारना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि जो हो गया वो हो गया, अब उससे कोई मतलब नहीं है, अब का सोचूंगा, प्रेजेंट का सोचूंगा, और अब आगे जो है वो नई शुरुआत है। अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग हेड लेके अगर करेंगे कुछ आगे, तो आपके पुराने जो जन्म के कर्म हैं वो कट सकते हैं। बट सर, ये कहीं ना कहीं ह्यूमनली पॉसिबल नहीं लगता है कि हम हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दें, बिकॉज यू नो आवर माइंड लव्स फियर, आवर माइंड लव्स टू बी इन दैट स्टेट ऑफ गिल्ट कि मैंने ये क्यों कर दिया, ये मुझसे क्यों हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि आप बार बार उस तरफ सोचते हैं जो आपके पुरानी चीजें हुई हैं लाइफ में। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए खाने का एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। किसी को कोई चीज खाने की पसंद होती है, वो रेस्टोरेंट जाते हैं, वो हमेशा वही चीज को ऑर्डर करते हैं,
यही बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं गिल्ट और शेम और फियर वाली बात से। ये ऐसा होता है क्योंकि आपके दिमाग में जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न बना हुआ है। वो उसी पैटर्न पे सोचता है, उसके बाहर नहीं सोचता। आपने देखा है कि हम लोग घूमने जाते हैं बाहर, काफी लोग जाते हैं इंडियंस, वहां पे इंडियन रेस्टोरेंट देखते हैं, वो वहां की कुजीन ट्राई नहीं करते हम लोग, क्योंकि हमारे दिमाग का पैटर्न वैसा है। हम वो चीज करना चाहते हैं, हमारा पैटर्न दिमाग का वो करवाना चाहता है जो हमारे लिए आसान लगे। हमारे लिए खुशी का जो कारण है वो सिर्फ आसानी है चीजों की। तो अगर हम दिमाग पे जोर लगाएं, कुछ हटके अलग सोचते हैं, तो हमारे दिमाग पे जोर पड़ता है। हमारे अंदर का जो बायोलॉजिकल पैटर्न है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, वो उसको रेजिस्ट करते हैं। जबकि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस से ये रेजिस्टेंस को तोड़ सकते हैं इजीली। नॉर्मल लाइफ में आपको तोड़ने में प्रॉब्लम होती है, आप नहीं तोड़ पाते, आप स्टक रहते हो उसी पैटर्न में। लेकिन मेडिटेशन में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली टूट जाता है और फिर आपके सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई गिल्ट नहीं होती, कोई शेम नहीं होता, सब वॉश अवे हो जाता है। इट इज लाइक रीराइटिंग योर डीएनए। और जब ऐसा हो जाता है, जब नई शुरुआत होती है, नए नजरिए से आप चीजों को देखना शुरू करते हो, तो फिर दुनिया बहुत अलग है। फिर दुनिया रस से भरी है, आई वुड से। यस, आपने गीता की बात की। गीता में एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है, एंड आई वुड से कि गीता एक कोड ऑफ कंडक्ट है हम सबके लिए कहीं ना कहीं, कि ये हमें लाइफ में करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उसमें ये लिखा है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि हम कर्म कर रहे हैं और उसके फल को ना एक्सपेक्ट करें? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि क्योंकि आप कर्म करते हुए फल को एक्सपेक्ट कर रहे हो, यही कारण है आपके दुख का, सॉरोस का, आपके फेलियर का, और आप जो डिजायर्ड चाहते हो लाइफ में चीजें वो आपको नहीं मिल पा रही हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो। ये सब कारण जो है इसी वजह से है क्योंकि आप फल की इच्छा कर रहे हो। इसको मैं थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, पहले मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि आपके अंदर जो टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो ये इतना इसलिए है क्योंकि आपके मुताबिक चीजें नहीं हो रही। जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप की बात है, आपकी वाइफ या आपके फ्रेंड कोई आपके मुताबिक काम नहीं कर रहे, चल नहीं रहे, वो आपके एम्प्लॉय आपके हिसाब से नहीं काम कर रहे, तो या आप जो रिकॉग्निशन चाहते हो वो आपको नहीं मिल रही आपके अपने काम के लिए, तो आप इसीलिए आपके दुख का कारण है वो सारा का सारा, या आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, इसमें ये भी शामिल कर लेते हैं फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आप चाहते हो, वो आपकी फुलफिल नहीं हो रही, तो ये मोटा मोटा कारण है आपके दुख का। तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे दिमाग में पैटर्न्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं क्योंकि वो हमारे दिमाग के लिए इजी होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब दिमाग पे जोर नहीं लगता। ऐसी टेंडेंसी होती है वर्क करने की ह्यूमन माइंड की। अब क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो ये बिल्कुल उसका उल्टा है जो आज हम डे टू डे लाइफ में लोगों को देखते हैं कि हमेशा आदमी वैसा ही काम करता है और डिसाइड करता है करने की जिसका फल उसको चाहिए। मतलब कर्म करने के पहले वो फल की ही सोचता है हमेशा। मतलब अगर मैं ये बिजनेस करूंगा तो इसकी क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या ग्रोथ है, कितना मुझे मुनाफा हो जाएगा। अगर कोई आदमी कोई जॉब करने जाता है तो पहले वो ये सोचता है कि वो क्या सैलरी लेगा, कितना इंक्रीमेंट होगा। तो ये जो फल वाली बातें हैं ये पहले दिमाग में आ जाती हैं, उस वजह से सारे दुख का कारण शुरू हो जाता है। और ना सिर्फ दुख का कारण, बल्कि मैं तो बोलूंगा स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से डिजीजेस भी। अगर ऐसा ना हो, इसका उल्टा हो, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आप किसी के लिए कोई काम करते हैं और आप सच्चे दिल से, सच्ची इंटेंशन से करते हैं कि मैं इसका भला करूंगा। अब चाहे वो कोई किसी के बिजनेस में आप हेल्प कर रहे हैं मान लीजिए, या किसी एम्प्लॉयर के आप एम्प्लॉई हैं, आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि ठीक है मैं 2 पैसे कमाऊंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपना काम कर्म बहुत अच्छे से करूंगा, द बेस्ट क्वालिटी दूंगा। तो जब ऐसा वाकई में हो जाएगा, जिस दिन ऐसा हो जाएगा, तो उस दिन फिर आपको इंक्रीमेंट या सैलरी की चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन होगा। देखिए, दुनिया में जो लोग आए हैं, हम लोग आए हैं, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, और उसका जो स्पेसिफिक पर्पस है वो ये है बीइंग क्रिएटिव। अगर आप देखें इकोलॉजिकल सिस्टम में कि कौन जीव क्या काम कर रहा है, जैसे आप पेड़ों को देखें, तो पेड़ जो है सूरज की रोशनी लेके केमिकल रिएक्शन से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो ह्यूमन बींग्स के काम आते हैं, करेक्ट? तो इसी तरह से ह्यूमन बींग्स का भी कुछ पर्पस होगा आने का, हर एक चीज का है। सूरज का भी है, चंद्रमा का भी है,
लोगों का भी है, पेड़ पौधों का भी है, जानवरों का भी है। इकोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन करने के लिए ह्यूमन बीइंग जो है उसको ये माना गया है कि वो सबसे ज्यादा मोस्ट क्रिएटिव प्राणी है, तो वो क्रिएटिव कर सकता है। अब आप ये सोचिए कि जो दुनिया की शुरुआत हुई, जब पहले आदमी था, जंगलों में रहता था, तो उसने अपने खाने पीने के लिए जानवरों का शिकार शुरू किया, और वो जानवरों का शिकार करता था पत्थर फेंक के, नुकीले। वो काफी सालों तक चलता रहा। फिर एवोल्यूशन हुआ तो धनुष, तीर, इस तरह के औजार आए, और तब से लेके आज तक अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये पाएंगे कि इंसान औजार ही बना रहा है और अपनी लाइफ को आसान कर रहा है, सरल कर रहा है। वो डे बाय डे इजी होता चला जा रहा है लोगों का अपने जीवन का प्रोसेस। कर्म करें, फल की चिंता ना करें, इसका मतलब सिंपल ये है कि आप कुछ ऐसा करें, क्रिएटिव करें, कुछ नया करें, कुछ इनोवेटिव करें जिससे लोगों की लाइफ बेहतर बन सके, और फल की चिंता ना करें। क्योंकि अगर आप फल की चिंता करेंगे तो आप क्रिएटिव उतना कर ही नहीं पाएंगे जितना आपको क्रिएटिविटी में आपका एक विचार, सोच, विजडम लगनी थी, वो कंप्रोमाइज हो जाएगी जब आप फल की तरफ सोचने लगेंगे। लेकिन आप जरा इमेजिन करिए कि आप कुछ क्रिएटिव नया करने की कोशिश करते हैं, जो आपका नेचुरल एप्टीट्यूड है, एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है हर बच्चे की कुछ भी करने की। कोई गाना गाने में बहुत अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, करेक्ट। तो सबके अलग अलग नेचुरल ट्रेट्स होते हैं जो गॉड ने हमको दिए हैं नेचुरली। तो हम अगर उसको परस्यू करें और क्रिएटिव बन जाएं तो लाइफ में ना तो हमें कोई बीमारी होगी, ना हमें कोई स्ट्रेस होगा, ना टेंशन होगा, बल्कि हम अपने वर्क को एंजॉय करेंगे और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि जो हम नॉर्मल पैटर्न से सोच नहीं पा रहे, ग्रोथ का, प्रोस्पेरिटी का, वो उस क्रिएटिव वर्क से हमको मिल सकती है। ये तो एक तरह से गॉडली विजडम है, जो नेचुरल फिनोमिना है, जो लोगों को करना चाहिए परस्यू। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, पहले फल की चिंता करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं अपना पाथ कि मुझे ऐसे 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 करना है। अगर बच्चा स्कूल में है तो उसके पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि उसको साइंस स्ट्रीम लेनी है क्योंकि आगे चल के इसको नौकरी करवानी है बीटेक करवा के, और वो बच्चे का कुछ और करने का मन था, तो वो बच्चा कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने पैटर्न के चलते, दुनिया जो कर रही है उसी पैटर्न को फॉलो करके आपने अपने बच्चे को भी उसी में डाल दिया। तो ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा जब फल की इच्छा छोड़ दोगे। आप क्रिएटिव बनो ना, आप जो करना चाहते हो लाइफ में वो करो, आप फ्री हो। थिंक योरसेल्फ लाइक अ फ्री बर्ड। अच्छा, अब देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न तो आप ये पाएंगे कि इस दुनिया में जितने मोस्ट क्रिएटिव लोग हैं सबसे आगे वही गए हैं। आज उन्हीं का सबसे बड़ा नाम है, आज उन्हीं के पास में सारा प्रोस्पेरिटी है, अच्छी है, और वो लोगों को एक वर्ल्ड में डिफरेंस भी ला रहे हैं क्योंकि वो अपनी आत्मा की बात सुन रहे हैं, वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। तो डू यू थिंक कि क्रिएटिव होना हम सबकी लाइफ का पर्पस है कहीं ना कहीं? मेरा मानना ऐसा है कि क्रिएटिव होने के अलावा आपकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। रियली? आपकी लाइफ का एकमात्र पर्पस ये है कि आप क्रिएटिव हो, आप कुछ नया बनाएं। अब ये दुनिया में जो हम कहते हैं कि लोग दुखी हैं या गरीब हैं, उसका कारण समझ लीजिए कि उसके अंदर क्या है, इस क्रिएटिविटी वाले लॉजिक को कनेक्ट करते हुए। बात यह है कि अभी आप, मैं या कोई भी दुनिया में लोग किसी चीज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मुझे मिल जाए, जैसे कोई लग्जरी गुड्स है या कोई अच्छा गुड है, कोई नया प्रोडक्ट है, कोई नई सर्विस है जो हमारी समस्या, हमारे लाइफ के जीने को तरीके को आसान बना सकती है, स्ट्रगल फ्री बना सकती है। कोई कपड़ा है, कोई ज्वेलरी है, वो अच्छी बनी हुई है, क्रिएटिव बनी हुई है, तो हमें उसे खरीदने का मन करता है। और जब हम उसे नहीं खरीद पाते, नहीं मिलती है, तो हमें दुख होता है। प्रॉब्लम यह है कि सब लोग क्रिएटिविटी चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन बनाना कम चाहते हैं कंपैरेटिवली। अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी नया लाएं, कुछ भी नया क्रिएटिव बनाएंगे, तो नेचुरली आप पूरे दुनिया को कुछ नया दे रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ या पैसा कमाने की तरफ चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने दुनिया को कुछ नया दिया है तो दुनिया आपको पलट के वो दे देगी। लेकिन हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, हम परेशान होते हैं क्योंकि हम कुछ नया बना ही नहीं रहे हैं, हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सिर्फ। और पैटर्न फॉलो जब भी आप करोगे उसमें फल की इच्छा साथ में कंबाइंड हो जाएगी, वो अलग ही नहीं हो सकती। अब जरा सोचिए कि आप किसी चीज में अपनी हॉबी के तौर पे किसी चीज को आप कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिसमें आपको ये टेंशन ही नहीं है, आप अपनी खुशी के लिए बना रहे हैं। अगर आप 24 में से 20 घंटे भी वो काम करते हो, आपको अच्छा फील होता है, आपको थकान नहीं होती, तो आप ऐसा कुछ क्रिएटिव बना सकते हो जिसके वर्ल्ड में बहुत कद्र होगी, कीमत होगी,
जो आप अदरवाइज पैटर्न फॉलो करके कभी नहीं अचीव कर सकते। सर बट आई थिंक ये जो पैटर्न वाली बात है, क्रिएटिविटी हमेशा हमें एक स्टेबिलिटी नहीं दे सकती है। लोग पैटर्न इसलिए कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। तो एक ऐसा करियर जो उन्हें ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा अदर देन द क्रिएटिव करियर, वो उसके पीछे जाएंगे। नहीं, ऐसा मानना है ना, ये भी जो थॉट आ रहा है ये शायद पैटर्न की वजह से ही आ रहा है। गीता में ये लिखा हुआ है कि आप सब कुछ सरेंडर कर दें, भगवान के ऊपर छोड़ दें। मतलब आपको ये टेंशन नहीं लेनी, आपको प्लानिंग नहीं बनानी कि मैं ये करूंगा तो इसका ये रिजल्ट आएगा। आप अपने फुल पैशन के साथ, फुल हार्टेडली अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, कुछ पैशन को फॉलो करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, और आप गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए, कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए कि ये बस मैं अपने मन से कर रहा हूं, इसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो 100% उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जो आप पैटर्न बना के ज्यादा की सोच रहे हैं उससे वो मल्टीफोल्ड कहीं ज्यादा होगा जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये रियलिटी है, लेकिन इस रियलिटी पे लोग विश्वास नहीं करते। तो प्रॉब्लम यहां वही नजरिए की है, देखने की। यहाँ दो बातें आती हैं। एक फेथ कि हमने यूनिवर्स को, हमने भगवान को सरेंडर कर दिया है। अब उस सरेंडर की स्टेट में लोगों से पहुंचा नहीं जाता है क्योंकि वो ये बात ही नहीं बिलीव करते हैं कि देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन इन द यूनिवर्स। तो उस स्टेट में खुद को कैसे लेकर आया जाए, कैसे सरेंडर एक्चुअली किया जाए? तो सरेंडर एक्चुअली करने का जो तरीका है वो यही है कि आपको अपने मन में अच्छी इंटेंशन, जिसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव एनर्जी के कुछ ट्रेट्स होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, और जैसे स्ट्रेस फ्री रहना, एंजाइटी ना होना, हैप्पी रहना। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर वो सारी जो एक शक्ति है, एनर्जी है यूनिवर्स की, इस पॉजिटिव अप्रोच की तरफ वो अट्रैक्ट होती है, और वो शक्ति आपको बेसिकली एक ऐसा स्ट्रेंथ देती है कि आप ये पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करके आप नया कुछ सोच पाओ और नया कुछ कर पाओ। तो इसका तरीका ये है कि अपनी इंटेंशन, भाव को आप जितना शुद्ध, साफ और अच्छा रख सकते हैं उतना रखें। सर मैं ये बिलीव करती हूँ कि एट आवर वेरी कोर हम सब स्पिरिचुअल हैं। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग फिजिकल एक्सपीरियंस। लेकिन लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, मैं इस लाइफ को फिजिकली बस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और इसीलिए वो स्ट्रगल करते हैं। वो अपने अंदर की जो स्पिरिट है उसको रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं। तो अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को कैसे रियलाइज किया जाए? तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये मेरा हाथ है, अब मैं ये बोलूँ कि ये क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये मेरे पैर हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं ना, ये अलग अलग एक फिजिकल बॉडी पार्ट्स हैं, ये मैं नहीं हूँ। ये जो बॉडी है ये मैं से डिफरेंट है। जी। मैं कौन हूँ? मैं तो एक ऐसी शक्ति हूँ जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती, जो सिर्फ महसूस होती है, जो आप अपने अंदर आंखें बंद करके महसूस करते हैं खुद को। तो वो जो शक्ति है वो रियल मैं है। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको जो चारों तरफ का केओस है, शोर शराबा है, उसको अलग करके दिमाग से थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाएंगे अगर, तो आपको ये अनुभूति होगी, एक्सपीरियंस होगा, जहां पे ये जो बॉडीली वाली फीलिंग या मैं की भावना से सारी चीजें प्रकट होती हैं कि मुझे ये मिल जाए, मेरी ये डिजायर है। जब ये नहीं रहेगा, जब आप अपने रियल सच्चे स्वरूप को पहचानेंगे, जो रियल मी है वो तो हवा में है। रियल मी तो बहुत छोटा सा है, वो तो अदृश्य है। आप इसको ऐसे समझे कि हवा में घूमती हुई एक ऐसी छोटी सी चीज, छोटी एक बारीक एक लाइट, जो कि ब्रह्म का अंश है। आप असली वो हैं। अगर आप वो असली स्वरूप अपने आप को पहचानना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी सारी डिजायर, दुख, सुख, ये सब फीलिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। सर आजकल मैनिफेस्टेशन का बहुत चलन है, और मैनिफेस्टेशन से यहाँ मैं कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ। मेरा ये मानना है कि हम 24/7 मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो लोग चाहकर भी, चाहे वो कितने ही मैनिफेस्टेशन मेथड्स यूज़ करें, वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, आपने जो बोला आजकल बहुत चलन है मैनिफेस्टेशन का, तो ये बहुत सारी जो है ना, बहुत
एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले भ्रामक बहुत सारे वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहां पे मैनिफेस्टेशन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि आप अभी कुछ ये टेक्निक कर लीजिए तो आधा घंटे में या 20 मिनट में ही रिजल्ट आ जाएगा। ये सब कुछ जो है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है और एंशियंट विजडम है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनि इसको आदिकाल से कर रहे हैं, पुराने टाइम से कर रहे हैं और ये डॉक्यूमेंटेड भी है। तो जो हम मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, मैजिक की बात करते हैं कि किसी योगी ने ऐसे किया और अचानक ही कुछ रिजल्ट आ गया उसका, तो वो मैनिफेस्टेशन का ही फॉर्म है। तो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली कैसे वर्क करती है? मैनिफेस्टेशन के लिए आपको गीता का जो सिद्धांत है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, उसको अपने लाइफ में अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप एक तो रिजल्ट जो है आपके कर्म का, एक्शन का, वो आप गॉड के ऊपर सरेंडर कर दो कि जो करेंगे वो करेंगे और अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। अब दूसरी चीज रह गई कर्म की। कर्म आपको करना है। कर्म कैसे क्या करना है? अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक पेड़ है, आपने सेब का पेड़ उगाया, तो सेब के पेड़ को उगाने के लिए आप अच्छे से अच्छा बीज ला सकते हो, अच्छी जगह खोज सकते हो जहां पे आप उस बीज को डालोगे। आप उसके साथ में कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड डाल सकते हो जो जरूरी है, पानी समय से दोगे, उसकी देखभाल करोगे। लेकिन क्या आपके बस में है आप ये डिसाइड कर लोगे कि किस शाखा पे उस पेड़ के कितने फल आएंगे, कितने सेब आएंगे, या किस क्वालिटी के आएंगे, या कितने बड़े आएंगे? ये आप डिसाइड कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। तो आप कर्म कर सकते हो, फल की इच्छा करना का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपके फल की इच्छा करने से वैसा होगा नहीं जैसे आप सोचते हो। लेकिन यह जरूर है कि अगर आप कर्म शिद्दत से करो, पूरी डेडिकेशन से करो, तो आप प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो कि जो आपके कर्म का रिजल्ट आने वाला है वो कुछ हद तक सही आएगा जैसा एक्सपेक्टेड है, लेकिन 100% आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आपने बेस्ट कर लिया, उसके बाद भी अगर भगवान की मर्जी है, या भगवान मतलब सुप्रीम कॉन्शियसनेस की अगर मर्जी है और उस पेड़ पे कोई कीड़ा लग जाता है, तो वो आपके बस में था, आपके बस में नहीं था। इसीलिए मैं बोलता हूं, और जो गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। और ये जो ट्री वाला एग्जाम्पल है, फल वाला एग्जाम्पल है, ये लाइफ की हर चीज पे अप्लाई कर सकते हो आप। ये स्क्वायरली फिट होता है हर सर्कमस्टेंस पे। आपने सुप्रीम कॉन्शियसनेस की बात की। आपके अनुसार कौन है वो परमपिता परमात्मा, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस? किसी के लिए वो शिव है, किसी के लिए वो हनुमान है, किसी के लिए वो देवी है। एक्चुअल ट्रूथ क्या है? देखिए, सुप्रीम कॉन्शियसनेस एक शक्ति है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप किसी चीज को ऊपर से गिराएं तो वो नीचे गिरेगी। कोई शक्ति है जो उसको नीचे खींच रही है, लेकिन वो इनविजिबल है, दिखती नहीं है। तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी जो शक्ति है, एनर्जी है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जिससे ये पूरा यूनिवर्स का सिस्टम चल रहा है। आप ये देखिए कि अर्थ है वो रिवॉल्व होती है अपनी स्पीड पे। वो पूरा प्लेनेटरी सिस्टम है जो सूरज का चक्कर लगाता है। ऐसे बहुत सारे फिनोमिना हैं जो आपकी सोच या इवन साइंटिस्ट की जो सोच है उसके भी बियॉन्ड है, जो काम कर रही है। तो एक ऐसी सुप्रीम शक्ति या कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, जो ये सब मैनेज कर रही है। जैसे मैंने पेड़ का ही एग्जांपल दिया आपको। पेड़ में एक टेंडेंसी होती है कि अगर मान लीजिए कि उसकी जड़ों में पानी का जो सोर्स है, अगर वो उसमें कमी हो जाती है, तो उसकी रूट अपने आप अंदर ढूंढती है पानी के सोर्स को और वहां तक जाती है और वहां से पानी एक्सट्रैक्ट करती है, जो उस पेड़ के जीवन के लिए जरूरी है। तो ये जो शक्ति है, ये सिस्टम को चला रही है। जो कंप्लीट सिस्टम है। जैसे आपके अंदर भी बीमारी कोई है, नेचुरली वो ठीक हो रही है, तो वो शक्ति है, उसको भगवान कहा जाता है। बाकी जहां तक बात रही हनुमान जी की, शिव जी की, इसको लोग इस शक्ति का ही अलग अलग स्वरूप मानते हैं। एक विजिबल फॉर्म जिसको आदमी फील कर सके, देख सके। एक्चुअल में ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई वजन नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। तो वो जो असली सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जिससे सब कुछ चल रहा है और आप भी चल रहे हैं, आपके अंदर भी विचार वही लाते हैं जी। जो विचार आते हैं वो उसी शक्ति की देन है। फिर उस विचार से आप जो कर्म करते हैं वो उसी शक्ति की देन है। सर, आपने मुझे एक बात कही थी कि हमारा फ्यूचर हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। दी अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि हम लोग फ्यूचर में ही जीते हैं कि फ्यूचर में मुझे ये करना है, ये करना है, मैं ऐसा बनूंगा, मैं इस लेवल पे जाऊंगा। बट द रियल कैच इज जब हम प्रेजेंट में रहना सीखें। कैसे प्रेजेंट में रहा जाए, क्योंकि ये जो फ्यूचर की टेंशन है, फ्यूचर का फियर है, यही कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रगल का, हमारी टेंशन का सबसे बड़ा कारण है।
बिल्कुल। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मेडिटेशन कीजिए रेगुलरली। मेडिटेशन की कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और बाकी अगर जो लोग मेडिटेशन नहीं करना चाहते या जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अवेयर होना शुरू कर दें, वो अपनी आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। आंख बंद करें और सोचें 2 मिनट के लिए कि आप ह्यूमन बीइंग नहीं हो, आप एक रोबोट हो। आप इस दुनिया में आए हो, यूनिवर्स में आए हो, यू आर जस्ट एलियन। आप एलियन हो और एक रोबोट हो जिसके अंदर एक गॉड की विजडम फीड है जो चीजों को ठीक करता है। जैसे गॉड की विजडम का एक एग्जांपल, आप किसी दीन दुखी की सहायता करते हो तो आपको अच्छा फील होता है ना, अंदर से अर्ज आती है। वो गॉडली विजडम है बेसिकली। इस तरह की जो विजडम्स होती हैं, इसको आप एक्यूमुलेट करो अपने अंदर, और वैसा कर्म अगर आप करोगे और अपनी इंटेंशन को क्लियर रखोगे, मतलब किसी का बुरा नहीं, किसी ने गाली भी दी तो भी उसका बुरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी आपकी तरह रोबोट है। उसका जो प्रोग्राम है, जो उसके अंदर एक सोचने समझने की शक्ति है, वो गॉड ने आपको तो दी है ज्यादा, लेकिन उसको नहीं दी। इस वजह से उसके कर्म उस तरह के हो रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहे। तो आपके अंदर टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि आप उसे लेट गो करो, माफ करो। और आप क्योंकि ये महसूस कर पा रहे हो कि आप खुद एक रोबोट हो और गॉडली विजडम के साथ है, तो आप अच्छा अच्छा करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक नेचुरली ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस वाली फीलिंग आने लगेगी। एंड आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स को उनकी सोल जर्नी में डेफिनेटली अलाइन करेगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसे ही मुद्दों पर बात की है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आज हम मैनिफेस्टेशन की बात करने वाले थे। आज हमने ये समझा कि क्यों आपको वो चीज़ें नहीं मिलती जो आप चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके सोल पर्पस से अलाइन नहीं है। हमने जाना कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, एक्चुअली में मोक्ष क्या है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस क्या है, और ये सारे टॉपिक्स वही हैं जो आपको आपकी सोल जर्नी में हेल्प करते हैं, आपको खुद को रियलाइज़ करने में हेल्प करते हैं। और यही मेरा इंटेंशन है स्पीकिंग ट्री के थ्रू। तो आप मुझे बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आज सर पहली बार हमारे साथ जुड़े थे, और आने वाले पॉडकास्ट में हम कौन से टॉपिक्स उनके साथ कवर करें ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।